इमरान की गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ के तकर्रर पर अब हमारी पॉलिसी देखो और इंतज़ार करो है। हम ज़रा पीछे हट गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि हुकूमती हलके जो हैं वो घबराहट में हैं, बाहम दस्तो गिरेबां हैं। इमरान खान साहब ने बात की है आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से कि हम वेट एंड सी पोजीशन पे जा रहे हैं। यकीनन इमरान खान, आपको पता ही है कि उनका एक मौक़िफ़ था कि मेरिट बेस तकर्री जो है वो होनी चाहिए। अब वो लम्हा जो है वो बिल्कुल सर पर आ गया है, करीब आ गया है, और अब वो देखना चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो तकर्री क्या करेगी। ये एक्ट में तरमीम की बात करना चाह रहे हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, और इसमें वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं कि जी ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसकी रोशनी में हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर डायरेक्शन पे अमल दरामद करें तो सोए रहे हैं ये क्या भाई। जब 2019 के अंदर आया और वो तरामीम हुई, तरामीम होने के बाद किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया, किसी ने उसके इजाफे पे या नफी होने पे किसी जगह असेल नहीं किया। ये तो नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बदनीति है, या कौम को किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है, या कोई वादे वईद कहीं किए है वो पूरे करने हैं। दीना में आज लॉन्ग मार्च, बिल्कुल छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी और दूसरे कायदीन मौजूद थे। हम भी वहाँ पर थे, अब्बास शबीर के साथ मैं था। लोगों से बात हुई, जो जज्बा हमने देखा, दीना का लोग कह रहे थे कि जी आपने ज़रूर जिक्र करना है अपने शो में और बताना है कि लोगों की क्या मेहमानदारी थी। तो यकीनन जो इतने मोहब्बत करने वाले लोग, इतने मेहमानदार लोग और इतने जज्बे के साथ वहाँ पर वो लोग थे जो मैंने वहाँ पर देखा। अगर कोई ये समझता है कि टाइम गेन करके या कोई इधर उधर की चालाकियाँ दिखा के वो इन लोगों के जज्बात को ख़त्म कर सकता है या इनसे खेल सकता है, तो मैं बताऊं वो बड़े ही एक ख़तरनाक खेल में है। खान साहब ने कहा कि मुझ पर हमला हो सकता है, अभी दोबारा हमला हो सकता है, और मैं अपने जो हिफाजती इक़दामात मैं ज़्यादा करूँगा। इमरान खान साहब की इस बात के बाद कि उन पर दोबारा हमला हो सकता है, क्या कोई कौम को एतमाद में लेगा कि क्या मेजर्स हमने लिए हैं? देखें, जब से उनके ऊपर वो कातलाना हमला हुआ और वो मौज़ाती तौर पर बच गए, उससे तो लगता ही है कि नीचे लोगों की दुआएं हैं, ऊपर से अल्लाह ताला की रहमत है। अभी तक उनकी FIR नहीं दर्ज हो सकी। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि वो उनको यकीन है कि स्नाइपर था कोई जो उनके ऊपर फायर कर रहा था। तो ये उनकी जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न है, इस हवाले से अभी तक तो कोई मीटिंग नहीं हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। स्टूडियो में मेरे साथ हैं अलीना इलियास और फ़ख्र रहमान साहब। कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर में अज़हर सदीक़ एडवोकेट भी हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से। अहम जो ख़बरें हैं इस वक्त, एक तो इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी है आज सहाफ़ियों के साथ, जिसमें अहम मामलात पर उन्होंने बात की है, और एक उन्होंने अपील भी की है पाकिस्तानियों से, ख़ास तौर पर जो बैरून मुल्क हैं, कि डोनेशंस चाहिए। अब लॉन्ग मार्च के शुरका जो हैं वो पिंडी पहुँचेंगे तो वहाँ उनका जो बंदोबस्त है और इसके अलावा जो दूसरे मामलात हैं, क्योंकि पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये कहा है इमरान खान ने पाकिस्तानियों से कि आप इसमें चंदा दें, और एक उन्होंने वेबसाइट का भी बताया जहाँ पर जाकर आप पैसे दे सकते हैं। मरीम नवाज़ साहबा के बारे में अब ये ख़बरें आ रही हैं कि शायद वो दिसंबर के पहले हफ्ते में वो वापस आ जाएंगी, लेकिन अभी शहबाज शरीफ साहब का जो है कोरोना वैसे ही चल रहा है और मुलाकातें उनकी शुरू नहीं हो सकी। बिलावल भुट्टो भी पहुंच गए हैं इस्लामाबाद में। सारा फोकस जो है वो है तकर्री पर, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तकर्री पर। इमरान खान साहब ने भी बड़ी अहम बात की है इस हवाले से। अपोजिशन के जो लोग हैं, यानी जो इस वक्त हुकूमत में है, पंजाब में जो अपोजिशन है, मरकज़ में जिनकी हुकूमत है, एक खलबली सी है, एक परेशानी है उनके लिए, और मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। आज दीना में भी जलसा था जहाँ से इमरान खान ने ख़िताब किया। वहाँ पर लोगों के क्या जज्बात थे, किस तरीके से लोग आके इमरान खान के लिए छोटी छोटी जगहों पर भी इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जो जज्बा, क्योंकि मैं ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद था, जो हमने वहाँ पर देखा, छोटी सी जगह है बिल्कुल, लेकिन और मकामी लोग हैं सारे, बाहर से भी कोई नहीं आता, लेकिन सारे शहर में एक समा ऐसा था कि जैसे कोई फेस्टिवल है। तो ये जो इतना बड़ा जज्बा और इतनी सारी जो कहानी जो है, इसको कैसे
आप वापस मोड़ सकते हैं, कैसे इस पर आप काबू पा सकते हैं अगर आपने चीज़ों को उनके मंतकी अंजाम तक लॉजिकली नहीं पहुंचाया तो। बहरहाल ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। तो सबसे पहले फ़खर रहमान, इमरान की गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ़ के तकर्रर पर अब हमारी पॉलिसी देखो और इंतज़ार करो है। हम ज़रा पीछे हट गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि हुकूमती हलके जो हैं वो घबराहट में हैं और बाहम दस्तो गिरेबां हैं। तो हम ये समझते हैं कि हम पीछे हट के इसको देखें सारी सूरत हाल को। कैसे आप देख रहे हैं ये जो हुकूमत के जो हलके हैं उनमें जो टसल है, जो वो करना चाह रहे हैं? ख्वाजा आसफ़ ने तो अब ये कह दिया कि हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं जिसमें जो आर्मी चीफ़ की तकर्री का जो एक्ट है, मिलिट्री एक्ट 1952 का, उसमें तब्दीली सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में करेंगे। यानी वो जो कंधा है वो सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायर शॉट करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम। पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब ने बात की है आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से कि हम वेट एंड सी पोजीशन पे जा रहे हैं। यकीनन इमरान खान, आपको पता ही है कि उनका एक मौक़िफ़ था कि मेरिट बेस तकर्री जो है वो होनी चाहिए। अब वो लम्हा जो है वो बिल्कुल सर पर आ गया है, करीब आ गया है, और अब वो देखना चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो तकर्री क्या करेगी। दूसरी जानिब उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है कि ये दस्तो गिरेबां हैं। अब ये इमरान खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है कि उनके पास ऐसी क्या इत्तलात हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बात की है। और ऐन उस मौके के ऊपर ये आना कि जी आर्मी एक्ट के अंदर कुछ तरमीम सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था उसकी रोशनी में करनी है, ये पहले तो कोई इसको डिनाई नहीं कर रहा था, फिर उसके बाद डिनाई किया और उन्होंने कहा कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है वो करेंगे। कुछ सूरत हाल जो है बड़ी गंभीर सी लगती है। कुछ लोगों से जब मेरी बात हुई हुकूमत के, और ख़ास तौर पे ये जो अमेंडमेंट का जो मामला है इस कंटेक्स्ट में बात हुई, तो उन्होंने भी इनकार किया कि नहीं अभी सरे दस्त ऐसा कुछ नहीं हम करने जा रहे और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से नहीं, लेकिन जो ख्वाजा आसफ़ का जो ट्वीट है, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, शेल उसमें यूज़ किया उन्होंने कि वो हम उसको एक्ट को अमेंड करेंगे एट ए सूटेबल या अप्रोप्रिएट टाइम। तो ज़ाहिर है अब जब ये तकर्री का मामला आ रहा है तो ये सूटेबल टाइम ही आएगा ना। ये उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया, इसका मतलब है कि समथिंग इज़ ऑन। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद ये जो कुछ भी है, जो अलविदाई तकरीबात, इसमें कोई शक नहीं कि हो रही हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि जो मौजूदा चीफ़ है उनको रहना पड़े। हाँ देखें, वो जो रीअपॉइंटमेंट का लफ्ज़ जिसकी जगह पर वो उसको चेंज करना चाह रहे हैं, फिर इसी तरह से रेजिग्नेशन की जगह पे जो दूसरा लफ्ज़ वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं। अब क्योंकि एग्जैक्ट ड्राफ्ट तो आपके सामने नहीं है, लेकिन जो रिपोर्टेडली जो चीज़ सामने आई है उसको डिनाई तो उन्होंने नहीं किया। इस हद तक तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल जब इस सारे मामले के ऊपर एक गुफ्तगू जो थी, बहस छिड़ी, तो उसके बाद उन्होंने लेट नाइट अपना एक ये बयान जो था ट्वीट के ज़रिए जारी किया, और जैसे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी अभी तो इस तरह का कोई मामला हम कर नहीं रहे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि समथिंग इज़ फिशिंग बिहाइंड। और इसमें ख़ास तौर पे जो वज़ीर आज़म साहब की जो इसमें एक बीमारी है उनकी, आप देखें उन्होंने कोरोना का बहाना करके अलाइज से भी वो नहीं मिल रहा है, बिलावल भुट्टो भी पहुंच गए इस्लामाबाद, जरदारी इज़ ऑलरेडी हेयर। तो एक जो चीज़ है, अब ये इतनी अहम ये बात है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इसके गिर्द घूमती है, इसमें कोई शक नहीं है। आर्मी चीफ़ का जो रोल है वो बहुत अहम रोल है और अभी तक रहा है रोल। और ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त, अगर एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे ना खड़ी हो तो ये इतनी छोटी छोटी जमातें हैं, उनका इकट्ठे रहना बड़ा एक मुश्किल काम है। तो इस सारी सूरत हाल में ये एक्ट में तब्दीली की बात और इस तरह की जो आपस में उनकी घबराहट, फिर इमरान खान साहब अब वो कह रहे हैं कि मैं, यानी पहला ये ऑफिशियली उन्होंने सरकारी तौर पर पब्लिकली ये बात कही है कि इनमें फड्डा है और क्योंकि ये आपस में इन्होंने एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं, तो इसलिए हम
पीछे बैठ के देख रहे हैं। ये बड़ी एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, और हम भी प्रोग्राम में इसको डिस्कस ना करते अगर ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट ना होती जिसमें वो कह रहे हैं कि ये आपस में इनके झगड़े चल रहे हैं, बिकॉज इट इज़ ए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट तकर्री फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि फ़ौज जो है वो हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है, मेन लाइन ऑफ डिफेंस है। बिलाशुबा इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब के पास, जैसे मैंने कहा कि यकीनन कोई ऐसी बात है, उनको पता चलिए कि ये 10 लोग गिरबां हैं। अब आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से सबसे ज़्यादा जो आप ये कह रहे हैं कि सनसनीखेज़ सूरत हाल हुकूमत ने बनाई हुई है कि वज़ीर आज़म जो है अपने तादियों से नहीं मुलाकात कर रहे हैं। ज़रदारी साहब इस्लामाबाद में पहुँचे हुए हैं, और फिर अब जबकि इमरान खान के ऊपर तनकीद हो रही थी तो उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया, और अब हुकूमत के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाएं। अच्छा, अज़हर सदीक साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे कुछ थोड़ा इसके जो नुकात हैं उस पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर सदीक साहब। वालेकुम अस्सलाम समी साहब, क्या हाल है जी? खैरियत है? जी जी अज़हर साहब, एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यू आर सो काइंड कि आपने अवेलेबिलिटी अपनी दे दी हमें। यू आर ऑलवेज लाइक ए ब्रदर। अच्छा, ये हम जो बात कर रहे हैं, ये एक्ट में तरमीम की बात करना चाह रहे हैं ये जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, और इस पर वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख कर चलाना चाहते हैं कि जी ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसकी रोशनी में हम कर रहे हैं, और वर्ड्स जो वो चेंज करना चाह रहे हैं, रिटेन। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये इसका ताल्लुक जनरल बाजवा साहब की रिटेंशन से है। व्हाट डू यू से? बहुत शुक्रिया समी साहब। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान पर कम निकले। सुप्रीम कोर्ट की अगर डायरेक्शन पे अमल दरामद करें तो सोए रहे हैं ये क्या भाई? जब 2019 के अंदर आया और वो तरामीम हुई, तरामीम होने के बाद किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया, किसी ने उसकी इजाफे पे या नफी होने पे किसी जगह असेल नहीं किया, तो ये तो नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बदनीति है, या कौम को किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है, या कोई वादे वईद कहीं किए है वो पूरे करने हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल है इस वक्त, आप ये जहन में रख लीजिएगा। अब मिसाल के तौर पर वो लफ्ज रिटेंशन रखना चाहते हैं, अच्छा रिटेंशन रख लें, रिटेंशन और एक्सटेंशन में फर्क क्या है? जो प्रीवियस अपॉइंटमेंट है इट वाज बेसिकली टेन्योर 3 साल के लिए थी, पहली 3 साल के लिए, दूसरी थी पर 3 साल के लिए, दूसरी जो है वो 29 नवंबर को खत्म होने वाली है। अगर आप लफ्ज रिटेंशन डाल भी दें तो उससे क्या होगा? रिटेंशन, वो तो रिटेंशन उनकी रहेगी 29 नवंबर तक की, उसकी एक्सटेंशन तो होनी है या रिटेन। अब आप यानी ऐसे खाली लफ्ज रिटेंशन डाल देने से तो नहीं हो जाएगा, नोटिफिकेशन तो फिर भी देना पड़ेगा आपको। और अगली बड़ी मजेदार बात आपके सामने रख दूं, दुख और अफसोस इस बात का होता है, अच्छा चले ये तरमीम अभी तक तो मानी नहीं, अच्छा तरमीम आ गई, चले पार्लियामान में आई, वो किसी कमेटी के पास जाएगी, कमेटी में डिबेट होगी, फिर पार्लियामान में आएगी, बहस होगी, पार्लियामान से बहस होकर फिर जाएगी सेनेट में, सेनेट में बहस होगी, सेनेट से मंजूर होगी, फिर आ जाएगी सदर पाकिस्तान। सदर पाकिस्तान को इख्तियार है आइन के आर्टिकल 48 को सामने रख के 23 दिन तक वे रोक सकते हैं, और आज तारीख हो चुकी है 17, एम आई राइट? 17 नवंबर हो चुकी है, तो दिन रह गए हैं सारे 11। अब ये 11 दिन में पता नहीं कौन सा कुछ हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2012 जो है ना वो एक ही दिन में पास हुआ, फिर वो ऑर्डिनेंस अपना सेनेट ने भी एक दिन में पास कर लिया, सदर ने भी दस्तखत करने आ गए, और फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है 2012 क्या हाल हुआ हम और आपने देख लिया। मैं नहीं समझता इसके पीछे। इसमें अज़हर सदीक साहब वो कहते हैं कि ये जो है कैबिनेट कमेटी फॉर डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव वर्क, इसमें ये ऑलरेडी पड़ी हुई है, और उन्होंने उसको अगर अप्रूव कर दें तो काबीना उसकी अप्रूवल दे देगी, और उसके बाद फिर ये एक एक्ट बन जाएगा। तो समी साहब है, जैसे शुरू में आपको बताया ना, मैंने एक शेर पढ़ दिया था समझने के लिए कि पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर एन इशू कैन इजीली बी किल्ड बाय अनदर इशू। ये कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है, और वो पर्दादारी क्या है कि शहबाज शरीफ लंदन में गए, कुछ फैसले हुए, तय हो गया कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन सा आना है, सीजीएस किसने होना है, एयरपोर्ट आ रहे थे,
फिर वापस बुला लिए गए, फिर उन्हें कोरोना हो गया, फिर वो क्वारंटाइन हो गए, फिर वो घर बैठ गए। तो ये समझने वाली बातें हैं। और जो सारे चाह रहे हैं वो ऐसा नहीं, नवाज शरीफ का मैं चले मैं आपके सामने मैं वैसे ऐसी बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता दूं जनरल बाजवा साहब के दौर में नवाज शरीफ अब क्यों नहीं आया आज तक? कोई पाबंदी थी उनको? भाई उनके अपना जो उनकी बीवी अब तो बच्ची के उनके हवाले पास से केस था। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी है, सफारती पासपोर्ट भी है उनके पास। देखिए लेकिन वो वसाइल क्या है उसमें? देखिए वो चूंकि एक एवन फील्ड में आपको पता, अभी तक आप जरा ये दोहराया जरूर करें, अभी तक एवन फील्ड में नैब ने वही हदैबिया 1 वाला किरदार अदा किया, अपील नहीं फाइल की। नवाज शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, FIA ने अपील नहीं फाइल की, और ये हमारे इदारे इस बारे में खामोश बैठे हैं। यानी ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इसी तरह ये वाले मामले में अगर आप देखें तो अपील बरी तो हो गई उनकी साहबजादी, लेकिन नवाज शरीफ तो आज भी एब्सकॉन्डर हैं, 2 में इश्तिहारी हैं। आएंगे किसी जेल में जाएंगे, इन्होंने प्लानिंग पूरी की कि जेलों में जाने की बजाय किसी रेस्ट हाउस को जेल डिक्लेयर कर दिया जाए। यानी अगर वो आना चाहते तो इनका मुश्किल काम नहीं था, लेकिन वो बुनियादी तौर पर जो कोई भी अपना एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं वो कंट्रोवर्सीज की तरफ ले जाना चाहते हैं। यानी स्टेज के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब को तो बड़ा क्लियर होना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ ने पहले भी पॉइंट ऐसे दिए कि जनाब नवाज शरीफ से मशवरा करने के, मुशावरत करने के। यार फॉर गॉड से कौम में ये वाला मामला तो इतना जुबान ज़देआम नहीं होना। अब मैं भी मजबूरन बात कर रहा हूं कि आप ये जुबान ज़देआम ये खुद इन्होंने ला दिया है। यार इसकी एक तौकीर बरकरार रखे। ये पाक फौज का सरबराह है भाई, पाकिस्तान फौज का सरबराह है, उसकी इस तरह बेतौकीरी मत करें। क्या बना रहे हैं आप लोग? यानी आप लोग के और कुछ भी चल जाए, पूरी दुनिया में मजाक और ठट्ठा क्यों उड़ रहा है कि एक सजा याफ्ता, एक एब्सकॉन्डर, ना उसकी कोई हैसियत, ना उसकी पार्टी में कोई हैसियत, और वो क्या ये किसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाना है? यानी शर्म से डूब मरने का मकाम है। जो कोई भी बैठ गए, यानी ये मजाक उड़ा रहे हैं। और ये जहां किसी भी अच्छा, उनको ये सोचना चाहिए। ठीक है, नहीं मैं जरा अजहर साहब जो कानूनी नुकात हैं उस पर मैं बात कर रहा हूँ। आज इमरान खान साहब ने सारी सूरत हाल को देखकर ये कहा कि अब हम पीछे हट गए हैं इस मामले पर। हम देख रहे हैं कि ये इनकी आपस में जो इस वक्त मामलात हैं वो बड़े गंभीर हैं, तो हम अभी वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल करेंगे। सैटरडे को एक्सपेक्टेड है वो ऐलान कर देंगे कि कब आना है यहाँ पर लॉन्ग मार्च के लिए। तो अगले 3-4 दिनों में एक जम्मे गफ़ीर होगा लोगों का, और वो यहाँ पर मौजूद होंगे इस्लामाबाद में, पिंडी में। ये जो सारी सिचुएशन है ये भी आप इसका ताल्लुक भी इसी चीज़ से है। तो ये तो एक बड़ा एक सूरत हाल, अगर एक तरफ जिन्होंने तकर्री करनी है वो आपस में अगर लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ लोग भी इधर आ जाएं, तो ये तो एक बड़ी अजीब सी कहानी बन जाएगी। अच्छा समी साहब, आपने बिल्कुल बड़ी यानी आपने ढके छुपे लफ्ज़ों में भी साफ भी आपने सारा कुछ कह दिया। और इमरान खान साहब बिल्कुल बड़ा टेक्निकली और ठीक कर रहे हैं सारे काम में कि इनके अपने मसाइल हैं, इनके कुछ नामों पे इनका अपना इख्तलाफ था। जरदारी साहब कुछ चाहते थे, नवाज शरीफ कुछ चाहता था, शहबाज शरीफ की प्लानिंग कुछ और थी। तो ये तो यानी अंदर की बात तो है कि इनका अपना कंसेंसस किसी मामले में नहीं था। आपको भी पता है फिर किन किन लोगों का रोल है इसमें, क्या कुछ होना है। तो इमरान खान साहब बड़ा कैलकुलेटेड मूव और बड़े धीमे मिजाज से, कोई जज्बाती होकर नहीं खेल रहे, बड़े धीमे मिजाज से कुछ चीजें वो लेकर गए हैं और वो चीजें सामने लेकर आए हैं। और अगर आप इन चीजों को सामने रखकर देखें तो एक चीज तो वजाहत के साथ आ गई है कि इमरान खान साहब इस टाइम के ऊपर, देखिए टाइमिंग जरा समझनी है। ये लॉन्ग मार्च जाना चाहते तो 2 दिन में 3 दिन में इस्लामाबाद 4 दिन में पहुंच सकता था, लेकिन इसकी टाइमिंग ऐसी रखी गई है कि वो चीजें सारी सामने रहें। और वो बात जैसे मिसाल का जनरल बाजवा साहब के हवाले से। अच्छा, मैं ब्रेक पर जाना है मुझे, मैं आता हूँ ना वापस ब्रेक से, तो मज़ीद करते हैं। और कुछ मैं खुद आज दीना में मौजूद था जहाँ PTI का लॉन्ग मार्च पहुँचा। इमरान खान नहीं थे, लेकिन जो वहाँ पर मनाजर हमने देखे, जो जोशो खरोश देखा, जिस तरीके से लोग अरशद शरीफ का जिक्र कर रहे थे, इमरान खान का जिक्र कर रहे थे, और बार बार वो मुझसे भी यही कह रहे थे कि आप खुदा के लिए अरशद शरीफ के खून को नहीं भुलाना, खान का साथ नहीं छोड़ना, और हम सब आएंगे पिंडी, और हकीकी तब्दीली के लिए अगर हमें अपनी जान भी देना पड़ी तो हम देंगे। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। दीना में आज लॉन्ग मार्च, बिल्कुल छोटा सा कस्बा है, जेलम से थोड़ी दूर है। वहाँ पर फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी और दूसरे कायदीन मौजूद थे। हम भी वहाँ पर थे, अब्बास शबीर के साथ मैं था। लोगों से बात हुई, जो जज्बा हमने देखा, दीना का लोग कह रहे थे कि जी आपने ज़रूर ज़िक्र करना है अपने शो में।
और बताना है कि लोगों की क्या मेहमानदारी थी। तो यकीनन जो इतने मोहब्बत करने वाले लोग, इतने मेहमानदार लोग और इतने जज्बे के साथ वहाँ पर वो लोग थे और इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल वहाँ पे, ये जो मैंने वहाँ पे देखा, अगर कोई ये समझता है कि टाइम गेन करके या कोई इधर उधर की चालाकियाँ दिखा के वो इन लोगों के जज्बात को ख़त्म कर सकता है या इनसे खेल सकता है, तो मैं बताऊँ वो बड़े ही एक ख़तरनाक खेल में है। ये लोग अरशद शरीफ का नाम लेके आज भी मुझे लोग गले मिले और वो रो रहे थे, बुज़ुर्ग थे, उनकी आंखों से आंसू तारी थे और वो ये हर बंदा मुझे ये कह रहा था कि आप अरशद शरीफ की वालदा से ये कहें कि ये सारा पाकिस्तान जो है उनका बेटा है, हर नौजवान उनका बेटा है और हम अरशद शरीफ का जो खून है उसका हम बदला लेंगे। और मुझसे ये कह रहे थे कि खुदा के लिए कभी भी अरशद शरीफ को आपने नहीं भुलाना, अरशद शरीफ का खून जो है वो रायगा नहीं जाने देना। ये जज्बात हैं और लोग दीवानावार पिंडी की तरफ इंतज़ार कर रहे हैं बढ़ने के लिए, क्योंकि ये जो जलसे हैं ये होते हैं, मकामी लोग इसमें आते हैं और उसके बाद फिर वो लोग डिस्पर्स हो जाते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं खान की काल का। फ़खर रहमान, बल्कि अलीना आपसे मैं पूछता हूँ, इतना ज़्यादा जो है पॉलिटिकली इतनी मोटिवेशन है, ये एक तरह से एक इलेक्शन कैंपेन भी है और दूर दूर कोई जो मुकाबला पीटीआई का नज़र नहीं आ रहा इसमें। इस फिनोमेना को काबू करना सियासी तौर पर, तो पीडीएम की ये जो एक साजिशी किरदार इस वक्त हो गया उनका, बड़ा मुश्किल मुझे तो नज़र आता है जब मैं जलसों में जाता हूँ। तो समी साहब देखिए, जिन दिनों में इलेक्शंस थे तो मरीम नवाज़ भाग गई, तो यहीं से अंदाज़ा होता है कि वो क्या सोचती हैं अपनी मंशूर के बारे में और अपने बयानिए के बारे में। अब सुबह सुनने में तो ये आ रहा है कि वो दोबारा आएंगी वापस, सुनने में आया कि एक चैनल ने चलाया है कि शायद वो जो है वो दिसंबर में आ जाए। बात है कि वो दिसंबर में तो आ जाएंगी, लेकिन करेंगी क्या? और फिर अभी जब आप लोग डिस्कशन कर रहे थे तो आप लोगों ने एक बात की कि नवाज शरीफ साहब चले तो गए, लेकिन उनके भाई की हुकूमत है, वो वापस क्यों नहीं आते? लीडर का तो काम ये होता है ना कि वो आवाम में खड़ा होकर बात करे। जब ये आवाम में खड़े होते हैं तो पीछे से क्या नारे लगते हैं, चोर आया चोर आया चोर आया, और फिर लोग कहते हैं जी शेर का शिकारी आया, इमरान खान आया। तो इस तरह के जब नारे लगेंगे तो फिर इनके यही हालतें होंगी ना। यही हालत होगी। अच्छा, आज खान साहब ने एक अपील भी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि insafdonate.com, ये इस पर चंदा दें, आप जाएं, इस पर लॉगिन हो, आप चंदा दे सकते हैं। और हकीकी आज़ादी मार्च को अब आपकी डोनेशंस की ज़रूरत है तब्दीली के लिए। कप्तान जो है ज़ाहिर है उनके अपने पास तो कोई पैसा नहीं है इस तरह का, ना ही वो जो बड़े बड़े डोनर्स हैं उनसे पैसे वो लेते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के लोग, अब क्योंकि अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस होंगी तो जो लोग पिंडी में आएंगे उनके लिए रहने का बंदोबस्त भी होगा, पार्टी खाना भी दे रही है और भी सब कुछ कर रही है, तो ताकि लोग जो हैं ख़ुद इसमें शरीक हों। तो लेकिन इसमें ज़्यादा उन्होंने जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनसे ये मुझे लगता है कि वो अपील है, क्योंकि वहाँ पर इस insafdonate.com पर जाके तो चंदा देना क्रेडिट कार्ड से या ATM कार्ड से, तो ये वहाँ से ज़्यादा आसानी से हो सकता है। और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जो दिल हैं वो बहुत खुले दिल हैं। लोग लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए आए हैं। एक पेरिस से नौजवान मुझे मिला, वहाँ पर आया हुआ था, तो ये उन्होंने एक अपील की है। अच्छा, अज़हर सदीक साहब, आज अली ज़फ़र साहब से भी इमरान खान सलाह मशवरा कर रहे हैं और ख़बरें ये हैं कि ये जो तोशा खाना का जो जियो ने जो एक गुफ्तगू की, एक स्कैंडल बनाने की कोशिश की और एक ख़ासा जो मवाद है उसमें वो झूठ पर मबनी है, तो एक अदालती जंग जो है वो यूके में शायद शुरू होने वाली है। कैसे आप देखते हैं? सारा एविडेंस आपने देखा है, तो ये जंग और जियो और वो जो उनके रिपोर्टर्स हैं या जिन लोगों ने ये सब कुछ किया वो बच पाएंगे वहाँ पे? बहुत शुक्रिया समी साहब। मैं फराज शहजादी को केसेस में रिप्रेजेंट करता हूं। उनका एंटी करप्शन का एक झूठा और जाली केस बनाया गया, वो खत्म हो गया फिडमे के नाम से। नैब में कोई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, कुछ ना निकला। वो एक अब निकाल के कोई मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र करने लगे, हालांकि हर चीज रिकॉर्डेड है, प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है। अब यहाँ पर आ जाए, मैं बड़े वसूख से बात कह रहा हूँ कि फराज शहजादी साहब का आज भी आप निकाल लें, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाल लें। वो तो जिन दिनों में ये कह रहे हैं वो गई नहीं,
यानी को 12-13 यानी उस इस सारे सालों के अंदर निकालने तो एक दफा गालबन अमेरिका गई हैं। मेरे पास वो ट्रैवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड और अहमद नूरानी ने अपनी ट्विटर हैंडल पे लगाया हुआ है। फिर इसी तरह आप आ जाए अपना सलीम शाफी के साथ ओन चौधरी जो आजकल उधर जाके मिल गए ना, वो सारे गैंगस्टर जितने भी हैं वो जाके उधर मिल गए हुए हैं। तो उन्होंने बाकायदा कहा कि ये तोशा खाना की जो घड़ी है ये इस्लामाबाद में बेची गई है। अब ये भी बात आ गई। फिर वो जिसकी जिक्र कर रहे थे कि 1.5 अरब की है, वो ओरिजिनल मालिक सामने आ गया, जो ओनर था, जो बनाने वाले, उन्होंने कहा कि $2.5 लाख की है। तो ये बात भी गलत होगी। फिर उस जो कीमत है ना उसकी, वो ऑलरेडी डिक्लेयर की हुई है। उन्होंने इनकम टैक्स की स्टेटमेंट में डिक्लेयर, वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया, कितने की खरीदी, कितने की बेची, हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर है। अगर इतना कुछ होता, मैं मान ले, और ये अगर होता तो आज तक कोई नैब का रेफरेंस ना शुरू क्यों होता है? नैब की कोई इंक्वायरी ना शुरू हो जाती, कोई है नहीं इसके अंदर। और फर्ज करें अगर डिस्पैरिटी तो इनकम टैक्स से शुरू हो जाती। अब आ जाएगी हकायक और आप बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। वजह क्या है कि बंदा इन्होंने वो चुना, उमर फारूक का मैं चले बदकिस्मती कह ले या जैसा भी कह ले, 12 साल पहले मैं किसी एक में मुआमलत करता रहा हूँ। इनकी बीवी के साथ जो जगह सोफिया के साथ जो झगड़ा चला, मैंने उसके बाद पीछे भी मुझे इन्होंने कोई तकरीबन 8-9 महीने पहले मुझसे रब्ता करने की कोशिश की। मैंने 100% इनकार कर दिया कि अब अपने बच्चियों को, माँ को तो मिलने दें। फिर यही काम नहीं है। नॉर्वे में जो इनके खिलाफ है, यानी फ्राडिया मशहूर है, हम उसको बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा इसको फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं कि हमारी अदालतें बुला रही हैं पाकिस्तान में आओ, तो पाकिस्तान में तो आता नहीं है। अब पहली खबर आपके सामने ये आ गई कि क्रेडिबिलिटी के हवाले से वो जीरो हो गए। अब उनमें क्या हो सकता है? 499 और 500 डेफेमेशन का पर्चा पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। दुबई में ये झूठ बोला इन्होंने वहां पर बैठकर, और जो कुछ कहा वो पीका लॉ के तहत अलहदा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। पैमरा में चैनल के खिलाफ या मुकदमा लंदन में जहां जिन्होंने देखा है वहां पर डेफेमेशन के आपको पता बड़े सख्त कवानीन है, वहां भी उनके खिलाफ मुकदमा अपनी जगह पर मौजूद है। तो ये बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। तोशा खान इलेक्शन कमीशन में जो बनाने की कोशिश की तोशा खाना, वो कुछ नहीं निकला। यानी अगर होता कुछ तो अब तक तो देखे यार, ये जो चीजें सारी बता रहे हैं ये तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में भी लिखी हुई है। और वहां भी देख ले एनुअल डेकोरेशन की बातें हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने वहां अपने इख्तियार का तजावुज किया और मैंने वहां के वोटर मियां वाली की तरफ से चैलेंज किया और लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर लार्जर बेंच बनाने का हुक्म दे दिया हुआ है कि जिसके तहत यानी 3 तरह से वार करने की कोशिश की थी। बड़ा क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को। एक ऐसा नेशनल लीडर है कि वो हर मामले में खड़ा रहा। यानी कहां से शुरू होते हैं आप? शुरू हो दहशतगर्दी के मुकदमे से, आया कोर्टों में पेश हुआ। मुझे ब्रेक अजहर सदीक साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं वापस आता हूं। तो आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से इख्तिलाफ एहतसाब और उस्मान बुज़दार को ना हटाने पर हुआ। ये एक बहुत अहम बात है। मैं उनको सुनता हूँ अक्सर, वो ये बात करते हैं कि एहतसाब के मामले पर हमारी एस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया था वो ये था कि इस पर आप कुछ ना कहें और कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इन लोगों से बात करें। बड़ी अहम बात है ये। अब फ़खर रहमान से मैं ये सवाल करूँगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। 2 बड़ी अहम बातें की खान साहब ने। एक तो ये कि एहतसाब के मामले पर एस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ हुआ, उस्मान बुज़दार के हवाले से भी। लेकिन एक और बड़ी अहम बात कही जो अभी फ़खर रहमान साहब ने ब्रेक में मेंशन की, वो ये कि खान साहब ने कहा कि मुझ पर हमला हो सकता है, अभी दोबारा हमला हो सकता है, और मैं अपने जो प्रिकॉशंस जो हैं वो अब हिफाजती इक़दामात में ज़्यादा करूँगा। बड़ी वरीसम है ये बात। और फ़खर रहमान, अगर इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं कि मुझ पर हमला हो सकता है, पाकिस्तान की जो हिफाजत करने वाले हमारी जो फोर्सेस हैं, जो हमारी एजेंसियां हैं, तो ये खान साहब पॉपुलर तरीन इस वक्त पाकिस्तान के लीडर हैं। और अगर हमारी एजेंसीज वाकई न्यूट्रल हैं जैसे वो क्लेम करती हैं, एपॉलिटिकल हैं, चले मैं ये वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, तो इमरान खान साहब की इस बात के बाद कि उन पर दोबारा हमला हो सकता है, क्या कोई कौम को एतमाद में लेगा कि क्या मेजर्स हमने लिए हैं? और ख़ान साहब ने ये जो बात की है किन शवाहिद पर बात की है, और क्या इनके बाद फौरी तौर पर उनके साथ मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, पूछना नहीं चाहिए था कि आपके पास कहाँ से ये शवाहिद आए? क्योंकि हम ये सुनते हैं कि जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई उससे पहले एक इंटेलिजेंस के सरबराह उनके पास गए और उनसे कहा कि आप लियाकत बाग में ना जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आवाम से कोई अलहदा नहीं कर सकता। इस सारे सिनेरियो में
क्या खान साहब के साथ कोई बात करने के लिए तैयार है? क्या फ़खर रहमान, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखें, जब से उनके ऊपर वो कातलाना हमला हुआ और वो मौज़ाती तौर पर बच गए, और उससे तो लगता ही है कि नीचे लोगों की दुआएं हैं, ऊपर से अल्लाह ताला की रहमत है। अभी तक उनकी एफआईआर नहीं दर्ज हो सकी, तो अभी दोबारा और किसी ने उनसे आके मुलाकात की कोशिश नहीं की? किसी एजेंसी के सरबराह ने रिक्वेस्ट नहीं की कि मैं आपसे मिलना चाहते हैं हम लोग? क्योंकि ही इज़ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पॉपुलर तरीन लीडर हैं पाकिस्तान के, पूरा पाकिस्तान उनके पीछे है, लेकिन किसी ने उनको जो वो ड्यू रिस्पेक्ट चाहिए थी वो नहीं थी। बिल्कुल यही बात देखें ना आपके, जिस तरह से खान साहब के इंटरनेशनल मीडिया में इंटरव्यूज़ हुए हैं और वो ये सवालात पूछ रहे हैं, और फिर मुल्क के अंदर भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो रियासती इदारों का तो ये काम है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और उनके जो भी खदशात हैं। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि वो उनको यकीन है कि स्नाइपर था कोई जो उनके ऊपर फायर कर रहा था। तो ये उनकी जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न है, इस हवाले से अभी तक तो कोई मीटिंग नहीं हुई। और वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, मुल्क के बड़े एक सियासी लीडर हैं, उनकी पार्टी की चारों सूबों में इस वक्त फॉलोइंग है, और जिस तरह से वो बाई इलेक्शंस में जीत कर उनकी पॉपुलैरिटी देखी जाए, तो इसमें तो कोई शुबा ही नहीं होना चाहिए कि स्टेट्स के जो इदारे हैं उनको फौरी तौर पर उनके खदशात को दूर करने के लिए। अच्छा, अज़हर सदीक साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? क्या किसी और उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी? उनका सिक्योरिटी प्लान पूरा वो डिस्कस नहीं करना चाहिए था? समी साहब, यही दुख और तकलीफ है कि हमारे यहाँ पॉपुलर लीडरशिप को किस तरह खत्म किया जाता है। और आपका जो खास तौर पर मौजूदा हुकूमत वक्त है, अगर ये चाहती कि मुल्क को बहरानों से निकालना है तो 2 स्टेप्स आगे आ सकती थी, इस सारे मामले में आकर खुद डिस्कशन कर सकती थी और कोई ऐसे वेज और मीन बना सकती थी। इन्होंने तो उनके लिए बाकायदा हालात ऐसे पैदा कर दिए, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस की तरफ ले गए, लोगों को बाकायदा प्रोवोक किया कि इस तरफ लेके जाए। यानी इन्होंने क्या स्टेट्समैन के तौर पर तो ये एक्ट कर नहीं सकते ना, इनके पास मैं समझता हूँ है। एफआईए आपने देख लिया, एफआईए हाथ धो के पीछे पड़ गया, प्रोविडेंट फंडिंग में, तोशाखाना में, अकाउंटों में। यानी उन्होंने जिन लोगों ने तहफ्फुज़ के हवाले से देख रहा था वो इधर लग गए। और आईबी में वो ऑफिसर जो पुलिस वाले इनके खिलाफ इस्तेमाल होते थे, चुन चुन के आईबी में वो लोग लगाए गए। तो ये तो एक लम्हा फिक्रिया कि आइंदा वाला तारीख में ये चीजें सारी याद रखनी है। और अगर चाहते, और मैं इसमें कहूं तो हमारी अदालतों को भी इस बारे में बड़ा सीरियस मामला लेना चाहिए था कि बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है हमारी अदालतों को। आर्टिकल 9 और 14 की एनफोर्समेंट के हवाले से वो सारी बात है। अच्छा, एक और बात अज़हर साहब, क्योंकि वक्त कम है, मैं चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट एहतसाब के मामले पर उनके इख्तलाफात हुए। बड़ी संगीन बात है, बड़ी सीरियस बात है ये। अच्छा, ये अगर आप थोड़ी सी बात को यूं ले जाए, आज अगर आप देखें तो क्या एस्टेब्लिशमेंट एहतसाब का बयानिया रह गया? कोई बयानिया? यानी जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में जितने लोग इन्वॉल्व थे वो सब हुकूमत में बिठा दिए गए लाके। बिल्कुल, ये एक तकलीफदेह बात है। मैं इससे आगे चलता हूँ आपको। मैं आपके प्रोग्राम में था तो मुझे ताज़ा तरीन इतला मिल गई है। देखिए, आपको पता है चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट लगाना होता है, तो गालबन और जो आप इख्तलाफात की बातें हम सुन रहे थे शायद उनमें कंसेंसस हो गया और सीनियर मोस्ट वाला प्रिंसिपल जो है वो शायद यहाँ भी इतलाक होने लगा है। और अब आगे क्या हालात जा रहे हैं, अब मेरा जहाँ तक ख्याल है कल से अब इस मामले में अब ये बात लीक होती है या नहीं आती, हो सकता है मेरे पास भी इंफॉर्मेशन गलत हो, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन बड़े ये मामला जो आपने बात शुरू में कर दी थी ना, अब मेरा ख्याल है इमरान खान साहब इस सारे मामले को सामने रखकर लेके आएंगे। और अभी भी देखें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैं तवक्को कर रहा था इस हफ्ते में, जो वजीर आजम ने भी खत लिखे थे अरशद शरीफ वाले मामले में, इमरान खान साहब के मामले में, कि वो इसमें आज खुद नोटिस लेके खास तौर पर ये सिक्योरिटी वाले इशू में इतना सीरियस कंसर्न है कि यानी अरशद शरीफ के साथ जो हुआ वो हमने जरा देख लिया, लेकिन पॉपुलर लीडरशिप के साथ यहाँ क्या हो रहा है। मुझे क्योंकि वक्त कम तरफ ही जाना है, तो अलीना 30 सेकंड्स, योर लास्ट कमेंट। समी साहब, सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी एहतसाब के मामले में, देखिए हमें नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात हुए या नहीं हुए, लेकिन हमने जो बाद में चीज़ें देखी वो ये थी कि सबके जो केसेस हैं वो खत्म हो गए। सब जो है वो इस वक्त मिनिस्टर बना हुआ, कुछ बना हुआ, मरियम नवाज भी बरी हो गई, वो वहाँ चली गई बाहर। जी फ़खर जी बिल्कुल, यही एहतसाब ही सारे फसाद की जड़ है और इसी की वजह से ये सब कुछ आपने देखा है और चल रहा है, यही उसी का सारा मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट
और हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उन पर ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें ख़दशा है कि हमला दोबारा हो सकता है, तो हर चीज़ को बालाए ताक रखते हुए उनसे बात करनी चाहिए और उनका जो सिक्योरिटी का प्लान है वो डिस्कस करके तो एक ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि अगर किसी का कोई प्लान है भी ऐसा तो वो नाकाम हो। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। मार्च होगा आई लव बोल, बोल को वेलकम आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज है, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इजहार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।